नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। इस समय महागठबंधन का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है और इस बार नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार की भूमिका में दिख रहे हैं। लाल किले वाले बैकग्राउंड पर इफ्तारी मनाने के बाद अब वो दिल्ली में लैंड कर चुके हैं, यानी दिल्ली की सवारी करना चाहते हैं। लाल किले की इफ्तारी के बाद जहां लालू यादव से मिलने के बाद वो सीधे कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच गए, जहां पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक जैसे धुरंधर कांग्रेसी नेता पहले से मौजूद थे और इस मुलाकात से उत्साहित राहुल गांधी ने इसे ऐतिहासिक कदम भी बता डाला। हालांकि विपक्ष की जोड़तोड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू राज में रेलवे के भ्रष्टाचार की बखिया भी उधेड़ कर रख दी और साथ ही राजस्थान में कांग्रेस के कलेश पर चुटकी भी ले डाली। लेकिन सवाल है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और केसीआर जैसे नेताओं को कांग्रेस के साथ एक मंच पर क्या नीतीश बाबू लेके आ पाएंगे? यह आसान होगा उनके लिए। और सवाल यह भी है व्यूअर्स, क्या सब साथ आएंगे तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चर्चा आर पार 2024 के फूल और कांटे। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। लाल किले वाले बैकग्राउंड पर इफ्तारी के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए दिल्ली पहुंचे और विपक्ष का कुनबा जोड़ने के सिलसिले में पहले लालू यादव और फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे। कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। जब नियत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। ये अविश्वासी नेता है दुनिया का, इसलिए चाटुकार लोगों की जो टीम है, ये जो भ्रष्टाचारी, वंशवादी, ये जितने लोग देख रहे हैं, ये विपक्ष की एकता नहीं है, भ्रष्टाचारियों की एकता है। चर्चा है 3 दिन के मिशन दिल्ली के दौरान नीतीश कुमार कई विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी इस मिशन में जुटेंगे और सभी दलों से चर्चा के बाद इस महीने के अंत तक विपक्ष की एक बड़ी बैठक भी होगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इधर नीतीश बाबू लालू यादव से मिले, उधर पीएम मोदी ने लालू राज में रेलवे के भ्रष्टाचार की बखिया उधेड़ दी। साथ ही राजस्थान कांग्रेस के घमासान को लेकर अशोक गहलोत पर चुटकी भी ले ली। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। पीएम की चुटकी के बाद पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, आपका भाषण 2023 और 2024 के चुनाव को देखते हुए था और ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे के तौर पर था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी को मिलकर हराने का जो ख्वाब विपक्ष 2019 से देख रहा है, क्या वो 2024 में पूरा हो पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2024 के फूल और कांटे।
वक्त है व्यूअर्स आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, जिसको आप बेहद पसंद करते हैं। आइए स्क्रीन पर आता है विपक्ष के फूल और कांटों का विश्लेषण। ममता बनर्जी, नॉर्थ ईस्ट के नतीजों के बाद कांग्रेस और लेफ्ट इनसे नाराज चल रहा है। अब श्रीमान अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बता चुके हैं अखिलेश यादव। केसीआर, केजरीवाल कांग्रेस से अलग गठबंधन बनाने में जुटे हैं ये दोनों नेता, लेकिन दोनों की पार्टियां शराब घोटाले में फंसी हैं। यानी इनके एक मंच पे, ये इसलिए एक मंच पर हैं क्योंकि शराब घोटाला है और दोनों उसमें लिप्त हैं। जो इन पर आरोप है, इसलिए ये दोनों एक साथ हैं और ये कांग्रेस से अलग है। क्योंकि केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस को समेट के आए हैं, दिल्ली में इन्होंने समेटा है, तो कांग्रेस को लगता है कि हमारी जगह तो केजरीवाल खा रहे हैं और केजरीवाल को खुद लगता है कि वो बहुत बड़े नेता है। शरद राव पवार, अदानी और जेपीसी के मुद्दे पर कांग्रेस को यह आईना दिखा चुके हैं। इन्होंने जो झटका दिया उसका एक इंपैक्ट पड़ा। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने शरद राव पवार को लालची तक बता दिया। बढ़ता हूं मैं आगे, उद्धव ठाकरे, सावरकर के मुद्दे पर जोरदार टकराव हो चुका है और अभी भी जो वायनाड में पोस्टर लगे सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के पक्ष में, उससे भी नाराज है, बेहद नाराज है उद्धव ठाकरे। नीतीश कुमार, खुद इनके विश्वसनीयता पर कई बार सवाल हो चुका है। खबर यह है कि बीजेपी के साथ जब इनका गठबंधन था तो सुबह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम आते आते सरकार में बदलाव आ गया और इसलिए इनकी विश्वसनीयता जो है, जो क्रेडिबिलिटी एज अ लीडर है, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये कभी भी किसी के साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, पलट सकते हैं, इसलिए पॉलिटिकल लोग इन्हें पलटू राम भी कहते हैं। मैं बढ़ता हूं बड़े सवाल के साथ। घर से बाहर तक गिरी कांग्रेस, विपक्ष की धुरी क्या बन पाएगी? क्योंकि कई सारे सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन क्या यह धुरी बन पाएगा, वो प्रमुख सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई दिग्गज मेहमान हैं। मेरे साथ संजू वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी से की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय लोक हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है और उनकी सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन भी है। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में अभिनंदन है। मैं शुरुआत संजू वर्मा आपसे करता हूं और मेरा सवाल यही है, 50 सेकंड के अंदर आप ही से मैं जानता हूं, सब लोग साथ आएंगे तो क्या मोदी हार जाएंगे? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि अब तो एक साथ आना होगा, 24 में मोदी को निपटाना है। तो अमीश जी, हाल ही में कुछ हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां कही थी। मैं वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगी क्योंकि उन पंक्तियों के द्वारा विपक्ष की जो आज की हालत है वो पूरी तरह से आपके दर्शकों तक पहुंच जाएगी। दुष्यंत कुमार ने क्या खूब कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि विपक्ष की राजनीति कहूं या कूटनीति कहूं, ना तो उनके पास आइडियोलॉजी है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, सिवाय एंटी मोदी जी के। आप मुझे यह बताइए कि क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? संजू जी, मैंने पॉलिटिक्स को 20-21 साल में कवर करा है, मैंने 20-21 साल से कवर किया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाते हैं। एक सेकंड, आप बहुत मेरे अरमान निकले, लेकिन फिर भी कुछ कम निकले। कांग्रेस का तो ये हाल है कि कोई विपक्षी दल इनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। कभी कहते हैं कि पवार यूपीए के संयोजक बनना चाहते हैं, कभी कहते हैं नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी के नेतृत्व की तो विपक्ष के दलों ने खुद धज्जियां उड़ा दी हैं। नहीं, देखिए, आपने अपनी बात को रखा, मेरा एक सरल सवाल था। आपने बोला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, इनका कुछ तय नहीं है। लेकिन मैं आपको क्योंकि मैंने 20-21 साल से मैं पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, इकोनॉमी को भी कवर कर रहा हूं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाता है संजू जी।
नेता भी खड़ा हो जाता है, एक बार नंबर आ जाए तो ये पूरी नंबर गेम है, एज यू वी ऑल नो। लेकिन आपकी 2 पॉइंट्स महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी के वक्ता की राय लूंगा। सुप्रिया जी, आप मेरे साथ हैं। आज मैंने अभी कुछ देर पहले अमित मालवीय का ट्वीट देखा, 2 घंटे पहले। उन्होंने बोला, उन्होंने एक फोटो ट्वीट करी और नीतीश कुमार के लिए लिखा, और ना जाने किस किस के सामने झुकना पड़ेगा नीतीश बाबू आपको। क्या आपको लगता है कि सब लोग साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे? आप सबको मेरा नमस्कार। माफी चाहूंगी थोड़ा देरी से जुड़ पाई। मुझे लगता है दुष्यंत कुमार के साथ नाइंसाफी होगी अगर उनकी आधी ही पोएम सुनाई जाए, आधी ही कविता सुनाई जाए। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। और बहुत लंबी कविता है, तो दुष्यंत कुमार के साथ अन्याय मत करिए, पूरी कविता पढ़िए, क्योंकि आपके अंधेरों को सहर और सुबह नहीं कहा जा सकता, और यही समूचा विपक्ष कह रहा है। आपने एक कविता के बाद आपने मुझसे इस फोटो पर सवाल पूछा जो दिखाई जा रही है। मुझे लगता है आपका एक नेशनल न्यूज नेटवर्क है, आप एक नेशनल न्यूज एंकर हैं। ये ट्रोलगिरी के काम है, ये ट्रोल करते हैं, 2 रुपल्ली के ट्रोल नेताओं की फोटो ऐसे ट्वीट कर कर उस पर इस तरह की बातें लिखते हैं। और खास तौर से वो नेता तब जब आप उनके साथ गठबंधन बनाने को बड़े लालायित रहे हो। आपके साथ वो आए तो कृष्ण है, अगर आपके विपरीत चले जाए तो वो पापी हो जाते हैं। इस तरह की ट्रोल का काम भाजपा का हर सदस्य करता है, तो आईटी सेल का जो न्यूज का फेक न्यूज का सरगना है वो कर रहा है, तो इसमें क्या बात है। मैं इस पर कमेंट भी नहीं करूंगी, ये इनकी क्षुद्रता दिखाता है। आपने कहा सब लोग आ सकते हैं, अभी सदन खत्म हुआ है, बजट सेशन अभी खत्म हुआ है अमीश जी, और डंके की चोट पे कहती हूं 20 पार्टीज इंक्लूडिंग एनसीपी ने, समूचे विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा, और आलम यह था कि 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष उतरकर वेल में सदन नहीं चलने दे रहा। इतने घबराए, इतने बौखलाए हुए थे ये लोग। ये इनकी असलियत है, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, कोई भी मुद्दा हो। मोदी जी सदन नहीं चलने दे रहे थे क्योंकि दोस्त अडानी का नाम बार बार आ रहा था, जेपीसी गठित नहीं कर पा रहे थे। समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था, और तमाम तस्वीरें उसकी आपके सामने हैं। जी संजू वर्मा जवाब देंगी। जी संजू वर्मा जी, जो अमित मालवीय के बारे में टिप्पणी करी सुप्रिया जी ने, वो भी सोशल मीडिया चेयरमैन हेड है और सुप्रिया जी भी है, तो कि एक ट्रोल की तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन विषय कोई ट्रोल है कि नहीं है वो नहीं है, चर्चा मेरी इस विषय पर है कि क्या विपक्ष खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, तो ये आपके लिए चिंता की लकीरें हैं? अमीश जी, मैं हमेशा आंकड़ों के साथ बात करती हूं। अभी आप उत्तर प्रदेश को चुनाव देखिए 2022 का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गईं, इनको मात्र 2 सीटें मिली, इनका वोट शेयर था 2.3%, और चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की यही प्रवक्ता और बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये नारे के साथ तो हम नरेंद्र मोदी की डबल इंजन योगी की सरकार का तहस नहस कर देंगे। क्या हुआ? कांग्रेस को 2 सीटें मिली। फिर इन्होंने कहा मणिपुर में पिछली बार बीजेपी ने हमसे मैंडेट चुराया था, इस बार हम इनको मुंह की दिखाएंगे। मणिपुर में क्या हुआ? बीजेपी को 32 सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, इनको सुनते हुए शर्म नहीं आएगी। 5 सीटें मिली। फिर कांग्रेस ने कहा उत्तराखंड में बीजेपी जरूर हारेगी, क्योंकि इन्होंने तो चुनाव के पहले 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और वोट शेयर में सिर्फ 7-8% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पर बीजेपी को मिली 47 सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को मिली मात्र 19 सीटें। फिर इनके नसीब हार आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टीवी डिबेट पर आकर बड़ी बड़ी हांकना और बड़ी बड़ी फेंकना अलग बात है, पर मैं हमेशा कहती हूं कि कांग्रेस उस शुतुरमुर्ग की तरह है जो जमीन में अपना सर धंसाकर जो जमीनी सच्चाई है उससे बिल्कुल बेखबर है। और जहां बात ट्रोल की आती है, सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन देखिए, सारे नरेंद्र मोदी के जितने मंत्री हैं उनके टाइमलाइन पर जाकर उनको कहती है
आप 2 रुपए के ट्रोल हो, आप चवन्नी के ट्रोल हो, आप चरण चुंबक हो। मुझे तो शर्म आती है कि किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती थी, ना तो ये अच्छा पत्रकारिता कर पाई जब पत्रकार होने का ढोंग रचती थी, ना आज पर्सनल क्यों होना किसी के लिए प्रवक्ता बन पाए। 2 रुपए की ट्रोल बनकर रह गई है सुप्रिया श्रीनेत। ये इनकी असलियत है, ये इनका दुर्भाग्य है, ये इनकी। चलिए, उन्होंने आपके नेता को ट्रोल बोला, आपने उनको ट्रोल बोल दिया। मामले को यहीं खत्म करिए, मेरा निवेदन है। जी 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 जी, ओके 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 मैडम। सोनिया गांधी आउट ऑन बेल, पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल। अरे पूरी की पूरी पार्टी आउट ऑन बेल है। ठीक है, आपको शर्म नहीं आती है? आप भ्रष्टाचार पर एक सेकंड संजू जी, मेरा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आपने अपनी बात को रखा। में झांक कर देखिए, अडानी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी का गठन किया। संजू जी लगातार बोल रही हैं आप। ठीक है संजू जी, आपको ऑडियो को, आपने अपनी बात को रख लिया। आपने संजू वर्मा जी निवेदन को स्वीकार करिए, आपने अपनी बात को रख लिया। ओके सुप्रिया श्रीनेत, पॉइंट ये कि आप फैक्चुअल डिटेल में नहीं रहना चाहती, यानी इलेक्शन दर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हारी है। गुजरात में एक बहुत बड़ी हार आपने देखी, उसके बाद आपने नॉर्थ ईस्ट में हार देखी, हिमाचल में जरूर आपको 0.9% वाली एक जीत मिली। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि सपा और बसपा का गठबंधन बना था, लग रहा था यूपी के अंदर मोदी की बहुत बड़ी हार हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? शायद ग्राउंड पर जो आप बंद कमरे में अर्थमेटिक बनाते हैं वो ग्राउंड पे काम नहीं करता। जब भी डिबेट में, और मैं आशा करती हूं क्योंकि मैंने सारी अभद्रता शांति से सुनी, इनके अंदर भी कलेजा होगा सुनने का। जब भी डिबेट में कोई बदतमीजी करे, कोई अभद्रता करे, कोई आपको गलीच जर्नलिस्ट बुलाए, और आपके मैसेजेस हैं मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे अपने शो में क्यों नहीं बुलाती है, आप खराब जर्नलिस्ट थी, क्यों सारा दिन 24 घंटे मोदी सरकार पर लांछन लगाने के अलावा आप अपनी टर्न पे बोले। संजू वर्मा आप अपनी टर्न पे बोले या अपनी टर्न पे बोले, मेरा निवेदन है। ओके सुप्रिया आप अपनी बात को करिए, पर्सनल ना हो तो बेहतर है, बोलिए। आप उनका फेडर डाउन करिए, जितना वो पर्सनल हुई थी उतना मैं हो नहीं सकती हूं, क्योंकि मैं इतनी गलीच हूं नहीं जितनी ये है। पहली बात। दूसरी बात मैं सिर्फ बोलूंगी, आप गिड़गिड़ाती थी मेरे शो पर आने के लिए। अगर मैं इतनी खराब जर्नलिस्ट थी, काहे गिड़गिड़ाती थी? आपके स्क्रीनशॉट्स निकाल के दिखाना शुरू करूं क्या लोगों को? यह अलग बात है कि बीजेपी ने आपको शो में बुलाने से मना कर दिया था, पता नहीं उस समय किसको आपसे चिढ़ थी। दो सवाल मैं आपके सामने रखती हूं और फिर आप बोल दीजिएगा। आज देश के सामने मुद्दा क्या है? आज देश के सामने मुद्दा है बेरोजगारी, आज देश के सामने मुद्दा है महंगाई, आज देश के सामने मुद्दा है कि अडानी के इतने बड़े महाघोटाले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर किस मुंह से बोलते हैं? आपके खेमे में हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी सब लोग शामिल हैं, येदियुरप्पा शामिल हैं। आपके मिनिस्टर का लड़का 40 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया, ईडी क्यों नहीं पहुंची? आपने अभी बहुत बड़ा घोटाला वहां पर हुआ था कर्नाटक में, और कोऑपरेटिव का 2000 करोड़ का आपने कहा था हम सीबीआई की जांच कराएंगे, क्यों नहीं करा रही है? जब सारे बंदों ने आपकी लिस्ट देखी, 40% से ज्यादा टिकट आपने सब एमएलए और एमपी के लड़के को दिया है। आप क्या बात किस अपने राहुल गांधी की बात करिए। नेशनल हेराल्ड स्कैम में आउट ऑन बेल इस देश का फॉरेन अफेयर्स एक एक करके संजू मैं आपको मौका दे दूंगा। आउट ऑन बेल आपका पूरा सीट कैसे बेहूदी औरत को ले आते हैं भाई? पर बाहर है। आप अगर ये बदतमीजी करना चाहते हैं, स्टॉप कराइए। यू कैन डू द शो। Put her fader down, Amish Devgan. नहीं देखिए आपने भी बोला। एक सेकंड संजू आप अपनी टाइम पे बोले। देखिए संजू वर्मा होल्ड ऑन। ओके सुप्रिया पहले अपनी 20 सेकंड बात को समाप्त कर ले, उसके बाद संजू वर्मा मैं आपके ऊपर आता हूं। आपको मैं मौका दूंगा, आपको भी उतना ही मौका दूंगा जितना उनको दूंगा, लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान और हैं। ओके सुप्रिया सुने 20 सेकंड शार्प, मेक योर पॉइंट। नहीं, इतनी बौखलाई हुई क्यों है औरत भाई? इसको बोलने का मौका मिलेगा ना, क्यों बौखला रही है, क्यों घबरा जाती है, क्यों लपक के बीच में बोलने पड़ती? पता है इतने बड़े वाले शोज का टाइम नहीं मिलता, आज मिल गया। मैं एक ही बात आपसे पूछती हूं, इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार को आईना दिखाता है और कहता है ये बंद लिफाफों से सरकारें चलानी बंद करिए। इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार को आईना दिखाकर कहता है अगर सरकार नपुंसक ना हो तो हेट स्पीच ना बोली जाए। इस देश का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कहता है हम छोटी अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था से कैसे लड़ेंगे? और अरुणाचल हमारा नाम बदलता है, अरुणाचल में आके चीन हमारा नाम बदलता है। ये लोग, इन लोगों की हैसियत है बात करने की, ढंग की एक बात नहीं कर पाते।
लेकिन सुप्रिया पॉइंट ये है, सुप्रिया पॉइंट जी संजू वर्मा शार्प 30 सेकंड ओके शार्प 30 सेकंड आपके, शार्प 30 सेकंड। अमीश जी अभी इस अभद्र महिला को कहिए चुप हो जाएं, इस अभद्र महिला को कहिए चुप हो जाएं। चुप रहो पागल बनती ये दोरपल्ली की ट्रोल की तरह बिहेव करती है सारा दिन, सारे मंत्रियों के टाइमलाइन पर जाकर फोन से जो खरा लेके आई वो पढ़ो। अब सुप्रिया जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, 30 सेकंड दीजिए। सबको पता है सुप्रिया जी संजू वर्मा मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, संजू वर्मा मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। सुप्रिया जी मेरा निवेदन से देखिए डोंट पुट मी इन फिक्स, लेकिन मेरा निवेदन है दोनों अपनी अपनी टर्न पे बोले। सुप्रिया जी आपने अपनी बोला, संजू वर्मा आपके 30 सेकंड है, शार्प मेक योर पॉइंट एंड नो पर्सनल रिमार्क्स। थैंक यू। अमीश जी मैं अभी तथ्यों के साथ बात करूंगी क्योंकि अडानी मामले को लेकर जी बोलिए, बहुत गलत नैरेटिव चल रहा है। मैं अडानी की प्रवक्ता नहीं हूं, पर दूध का दूध और पानी का पानी आज आपके शो पर होना चाहिए। अडानी की कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी को लाइसेंस पहले कब मिला था? 1988 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अडानी एंटरप्राइजेस को लाइसेंस कब मिला था? जो अडानी एंटरप्राइजेस है वो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप की। 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और एक बात, अडानी की आज 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिनमें से सिर्फ 2 उनका तब उद्घाटन गठन हुआ जब बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? ऑडियो क्यों डाउन है? अडानी का गठन तब हुआ। आपका ऑडियो खुला हुआ है? डाउन है अमीश मेरा ऑडियो खुला हुआ है आपका सुप्रिया। तो आप मुझे 2 मिनटों में दिखाइए ना, क्यों इनको बोलने दे रहे हैं आप? एक्सपोजर आप उनको भी मैंने आपको भी सिंगल विंडो में ले लिया था मैंने। लेकिन देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसका कोई ज्ञान ना दे। मेरा निवेदन है कि मैं सबको मौका दे रहा हूं। मेरे साथ 2 मेहमान हो रहे हैं जो शालीनता से वेट कर रहे हैं, नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर एंड डॉक्टर अजय आलोक। प्रोफेसर नवल किशोर, डू यू थिंक ये जो आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात करी और भ्रष्टाचार की जैसे ही बात करते हैं दूसरे खेमे में खलबली मच जाती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है लालू यादव क्या ईमानदारी की बात करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी की बात करेगी? ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक जेल गए हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए ये पूरा मोदी जी का जो शासनकाल है, जब से आए हैं वो तो यही दोहरा रहे हैं कि मेरे अलावा इस देश में कोई ईमानदार नहीं है, मेरे दल के अलावा कोई ईमानदार नहीं है, और देश का जो जितना बड़ा बेईमान आदमी हो हमारे दल में आते ही वो ईमानदार हो जाएगा। ये तो उनके चाल चरित्र और चेहरे हैं, इस पे हमें कुछ नहीं करना है। देखिए मैं सीधा बात आपको एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जिस पर आपने डिबेट कराया है। मैं किसी पर तीखा टिप्पणी करने से अच्छा है कि जो मुद्दा है उस पर बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात तो ये है कि इस देश में ऐसी एक परिस्थिति बन रही है जिसमें सारे विपक्षी दल इस देश के एक एक करके इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि इस सरकार को जाना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि दो बार मौका मिला इस सरकार को, और यह सपने देखने की बात करती है। जब भी विपक्षी बात करते हैं कि सरकार बदल देंगे या मोदी जी को हरा देंगे, तो इनके लोग कहना शुरू करते हैं ये लोग सपना देख रहे हैं। देखिए सपना देखना तो फिर भी ठीक है, लेकिन सपना दिखाना पूरे जनता को, पूरे जन समूह को कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आय दुगनी कर देंगे, ये जितना भी सपना दिखाना, ये तो आपराधिक चरित्र के आदमी है। सपना दिखाकर लोगों को धोखा में रखते हैं। अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, तमाम तरह का धार्मिक उन्माद हो, सामाजिक उन्माद हो, हर तरह का काम करते हैं, और इनके एक नेता से लेकर कार्यकर्ता तक उसी भाषा में बात करते हैं। लेकिन 2 तरह के गवर्नेंस मॉडल है। एक सेकंड ओके जी प्रोफेसर साहब, 2 तरह के गवर्नेंस मॉडल है। एक नीतीश बाबू का गवर्नेंस मॉडल है जो हमने देखा, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, 15 दिन के पीछे की बात कर लेता हूं। हमने रामनवमी पर जुलूस पूरे देश में निकले, हमने गुजरात में भी एक घटना देखी, और घटना के बाद तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई, कोई दंगे नहीं हुए, सब कुछ रुक गया। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में जहां पे बहुत सारी अकलियतें रहती हैं लेकिन कोई समस्या नहीं होती हुई देखी। दूसरी तरफ हमने बिहार देखा जहां पर इफ्तारी करी थी, इफ्तारी के बाद दिल्ली की सवारी कर रहे नीतीश बाबू। तो सवाल खड़ा होगा ना, आप लोगों को क्या ऑफर करेंगे? गठबंधन आप आपस में कर सकते हैं, लेकिन लोगों का गठबंधन का क्या करेंगे? लोगों का गठबंधन अगर मोदी के साथ हो जाएगा तो क्या करिएगा? सवाल है मेरा, इसका जवाब आप दीजिए। 30 सेकंड। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए दो अलग अलग बात है। देखिए बात कहने का तरीका और करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। गुजरात की घटनाएं, उत्तर प्रदेश की घटनाएं या अलग अलग राज्यों की घटनाएं आपके लिए कम महत्वपूर्ण, और जितना आपको महत्वपूर्ण दिखाना होगा उतना दिखा सकते हैं। बिहार को और बंगाल को बड़ा दिखाना अगर आप चाहते हैं तो सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपके ऊपर कुछ नहीं कर रहा, मैं जिस तरह का विचार या जिस तरह का विमर्श दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में जो घटनाएं हुई, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ जाएगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एक शार्प ब्रेक लेकर वापस आ रहा हूं। ये डिबेट और बड़ी होगी और एक बड़ी स्टोरी के साथ वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, जोरदार जबरदस्त। टक्कर के बाद आग को कंट्रोल किया गया। बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत से हंगामा, नाराज परिवार वालों ने क्लिनिक पर जमकर की तोड़फोड़, पुलिस ने मामला शांत कराया। बिहार के वैशाली में आग से अफरा-तफरी, आग में कई घर जलकर खाक, दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग को कंट्रोल किया। यूपी के गोरखपुर में ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने के बाद पास की दुकान में लगी आग, देखते ही देखते आसपास की 20 दुकानें धू-धू कर जल गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बेकाबू गाड़ी शोरूम में घुसी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बच्चे को पड़ोसी ने पीटा, बच्चे की साइकिल भी तोड़ी, पीटने का वीडियो हुआ वायरल। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढका पूरा सरोवर, 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंचे, होटल कारोबारियों में खुशी। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 980 मामले सामने आए। मुंबई में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी, सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और कर्मचारियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा दौरे पर है, जहां उन्होंने जनरल ओदोंगो जेजे से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच करीबी और ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस दौरे पर है, जहां व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच बैठक हुई। इसके बाद इटली जाएंगे पीयूष गोयल। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, 1 किलो प्याज की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए हुई। म्यांमार में सेना ने अपने नागरिकों पर हेलीकॉप्टर के जरिए बरसाए बम, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। रूस अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा, नेटो से लड़ने के लिए रूस की वायुसेना ने अभ्यास तेज किए। यरूशलेम में लगातार दूसरे दिन हिंसक झड़प, इजरायल के सैन्य अड्डे पर हमले के बाद लगी भीषण आग, फिलिस्तीन समर्थकों पर हमले का आरोप। उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको में जमीन खिसकने की वजह से एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ शुरू किया सैन्य अभ्यास, परमाणु हथियारों की ताकत दिखाई। सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी देश को धमकाना नहीं। दक्षिण कोरिया के जंगलों में लगी भीषण आग, कई रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आए, सैकड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बीबीसी का बड़ा आरोप, अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जासूसी करवाई, पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट के बाहर आने के बाद पर्दाफाश। अमेरिका के रिचमंड में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आसपास छाया काले धुएं का गुबार, कई और रेस्टोरेंट भी आग की चपेट में आए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भीषण गोलीबारी हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुट चुके हैं। ड्रिल में अमेरिका का खतरनाक B-1 बॉम्बर भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उन्होंने साफ किया है कि खुद की उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं पर नई पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया है। हेरात प्रांत की महिलाएं किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती जहां कोई गार्डन बना हो। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच फिर शुरू हुई जंग, यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर किया जोरदार पलटवार। एक दिन पहले रूस ने किया था बखमुत पर कब्जे का ऐलान। पुतिन की तरफ से यूक्रेन के डोनेट्स्क का मुखिया बनाए जाने के बाद डेनिस पुशिलिन ने बखमुत का किया दौरा, वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से भी की मुलाकात। डोनेट्स्क और लुहांस्क में जारी जंग पर बोले ज़ेलेंस्की, यूक्रेन को अभी भी मदद की जरूरत, युद्ध को नकारने की गलती न करें। यूरोपीय देश ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने अपनी जंगी जहाज नौसेना को सौंपा। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगान ने खुद इसे नौसेना के हवाले कर दिया।
रूस में फटा ज्वालामुखी, 10 किलोमीटर ऊंचा उठा राख का गुबार, उड़ान सेवाओं को बताया गया खतरा। सीरिया के हसाकाह में जमकर हुई ओलावृष्टि, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, बिन मौसम बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इस वक्त देखेंगे अब धमाकेदार 50। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 लोगों की मौत, सेना ने पूरे इलाके को घेरा, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। आपसी विवाद में फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। 2 दिन पहले एक एनएसएस राइफल गायब हुई थी और 28 कारतूस भी गायब हुए थे। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक को फिर लाया जा रहा प्रयागराज। जौनपुर से आगे निकला अतीक का काफिला। अतीक ने कहा, मुझे मारना चाहते हैं। अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली से रवाना होने से पहले अशरफ का जेल के अंदर मेडिकल हुआ। उमेश पाल केस में अशरफ की प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रयागराज के कालिंदीपुरम में अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अतीक की बहन के दामाद खालिद जफर के घर भी ईडी की छापे। अतीक के 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है। अतीक अहमद के परिजनों और रिश्तेदारों की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। पुलिस ने पूरे परिवार को आरोपी ठहराया। अतीक और उसके बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और केस दर्ज। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। उमेश पाल केस में पुलिस ने अशरफ की पत्नी जनाब फातिमा को भी बनाया आरोपी। शूटर्स की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में फातिमा आरोपी। राजस्थान में आज से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को करेंगे रवाना। दिल्ली, कैंट और अजमेर के बीच चलेगी ट्रेन। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 नियुक्त शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शिक्षकों को दी बधाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 189 उम्मीदवारों में 52 नए चेहरे को मिला मौका। येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को शिकारीपुरा से मिला टिकट। हरियाणा के करनाल में गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जैम। पुलिस ने मामला शांत कराकर जैम खुलवाया। हरियाणा के पलवल में छात्रों से भरी बस में लगी भीषण आग। छात्रों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल किया। यूपी के फर्रुखाबाद में दिखी रफ्तार का कहर वहां दिखा। तेज रफ्तार बस ने क्रेन को मारी टक्कर। क्रेन के पलटते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई में जान जोखिम में डालकर सफर करता दिखा एक यात्री। तेज रफ्तार बस के पीछे बैग लटकते हुए लड़के का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में कार्रवाई जारी। कुर्की के डर से एक आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। दूसरे आरोपी की संपत्ति कुर्क। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में गैस सिलेंडर फटने से मकान जमींदोज। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से लगी आग। हादसे में 2 बच्चों समेत 9 जख्मी। बिहार के बेगूसराय में आग लगने से मचा हड़कंप। 50 से ज्यादा घर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरना की गाड़ी पर हमला। भीड़ ने जमकर की पत्थरबाजी। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के सासाराम में भीषण आग लगने से तबाही। घर में आग में कई बीघा फसल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। बिहार के बेगूसराय में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत से हंगामा। नाराज परिवार वालों ने क्लिनिक पर जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मामला शांत कराया। बिहार के वैशाली में आग से अफरा तफरी। आग में कई घर जलकर खाक। दमकल की गाड़ी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, लेकिन ये काल चक्र भी है। और काल चक्र क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर बताता हूं। केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नीतीश के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। केजरीवाल के साथ बैठक जारी है, लेकिन जीवन का चक्र देखिए, काल का चक्र देखिए। यही अरविंद केजरीवाल। व्यूअर्स, ये खबर को ध्यान से नोट करिए, रिकॉर्ड का बटन ऑन करिए और ताल ठोक के शेयर करिए, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूं वो काल चक्र है। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो जीवन चक्र है। जीवन चक्र कैसे है? याद करिए साल 2012, याद करिए साल 2011। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे लालू यादव सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और शरद राव पवार के बारे में भी यही कहते थे।
और कांग्रेस के बारे में भी यही कहते थे। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल आज काल का चक्र है कि नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं और लालू यादव के साथ भी ये मुलाकात करते रहते हैं। ये है काल का चक्र। और मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, अब तो केजरीवाल से भी मिलने पहुंच गए हैं। आप मुझे बताइए कि अब तो सब साथ आ रहे हैं। बीजेपी एक लाइन बोलती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं इनका गठबंधन आपस में है, मेरा गठबंधन भारतीयों के साथ है, यानी देश की जनता के साथ है। क्या आपको लगता नहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी का? नहीं ओवर कॉन्फिडेंस। और माफी, मैं आपके पास बहुत लेट आ रहा हूं। हर एक की कोई बात नहीं अमीर जी, राजनीतिक दलों की इच्छा जाना जो ज्यादा जरूरी होता है बनस्पत की विश्लेषक की। मेरा कहना है कि सब दलों का अधिकार है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को जनता पे रखने का। जनता का अपना अधिकार है कि किस दल की बातों को कितना ग्रहण करती है। अब वो हम लोग देख ही रहे हैं पिछले 9 वर्षों में किस दलों की बातों को जनता ग्रहण कर रही है। बहरहाल चर्चा का वो विषय नहीं है। चर्चा का विषय आज ये है, जो मैं चूंकि बिहार से हूं और चूंकि बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट भी रखता हूं, तो आज तो मैं पहले नवल जी को बधाई देता हूं कि जो काम लालू जी 6 महीने पहले नहीं कर सके, आज तेजस्वी ने कर दिखाया। 6 महीने पहले भी नीतीश कुमार आए थे मिलने, सोनिया गांधी जी से मिले थे, राहुल गांधी जी से मिले थे, लेकिन फोटो ऑप नहीं हो पाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी। 6 महीने साथ में रह के कम से कम तेजस्वी के कारण आज फोटो ऑप और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई ना, तो नीतीश जी के जीवन में एक ऊर्जा आई होगी। इसके लिए तेजस्वी को उनको बधाई देना चाहिए। और दूसरी बात, ये नया क्या हुआ है जो राहुल गांधी इसको ऐतिहासिक बोल रहे हैं? सुप्रिया जी जरा बताइए। 6 महीने से आप बिहार सरकार में नहीं है, 6 महीने से गठबंधन नहीं है क्या कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार का? तो नया क्या हुआ? ये नया खिलाड़ी कौन गया वहां पे जो जिसकी इतनी जश्न मनाई जा रही है? जानते हैं नए जश्न क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस नीतीश कुमार को मिलने को तैयार नहीं थी। जितना सोनिया जी को आप समझते हैं, मैं समझता हूं, देश के राजनीतिक समझते हैं, वो जानते हैं कि सोनिया गांधी सबसे ज्यादा विश्वास करती हैं इस पृथ्वी पर, तो वो शरद पवार पे और नीतीश कुमार पे। तो 6 महीने में कम से कम तेजस्वी के कारण ये बदलाव आया कि कम से कम आज मिल बैठ के लोग बात कर लिए। 20 आदमी बैठ के गठबंधन की बात कर रहे हैं। ऐसा गठबंधन की चर्चा आपने देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी है कि 20 आदमी मिलकर गठबंधन की बात करें। और ये लोग तो पहले ही से गठबंधन में है। दिक्कत क्या है? ये एक लॉजिक अब है कि कांग्रेस सेकंड फिडल बनने को तैयार हो गई है। लालू जी 4 सीट देंगे, 2009 की तरह कांग्रेस तैयार हो जाएगी, तो चुनाव लड़ेंगे साथ में। ठीक है, तो वो सिनेरियो क्या होगा नहीं होगा वो तो दिसंबर जनवरी की बात होगी। लेकिन चलिए, ये कुछ नया नहीं हुआ है। नया तब होता है जब कोई आउटर प्लेयर बाहर से आता खेलने के लिए। वो भी ऐसा दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे इसमें कुछ अभी नया होते हुए नहीं दिख रहा है। जी ओके। सुप्रिया, आप अपनी बात को रखिए, जो क्योंकि आप ही को संबोधित करते हुए डॉक्टर आलोक ने सवाल पूछा। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक वास्तविकता का जिक्र किया, राजस्थान कांग्रेस में जो क्राइसिस चल रहा है उसका, तो गहलोत जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला ये पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। क्यों सुप्रिया जी? देखिए, ऐसा है, आज मोदी जी की सरकार में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरी झंडी कहीं पर भी दिखा सके। क्या रेलवे मिनिस्टर और क्या कोई और, सब लोग चपरासी हैं। अब कैमरे पर भी हरी झंडी दिखाने का काम मोदी जी ही करते हैं। ये कैमरे पर हरी झंडी दिखा रहे थे वो। तो इस सरकार में किसकी क्या हैसियत है और बोलने वालों की उससे कम हैसियत है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना मेरा मुंह खुलवाइए उस पर। हरी झंडी भी कैमरे पर दिखाने का काम मोदी जी करते हैं। आपको लग रहा है कि मंत्री मतलब वैसे तो हमें चपरासियों का भी सम्मान करना चाहिए, वो भी अपना रोजी रोटी पाते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन आप मंत्रियों को चपरासी कह रही हैं। बिल्कुल, मंत्रियों को चपरासी कह रही हैं। हाँ कह रही हूँ, हाँ कह रही हूँ। आपको आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति मेरी जबान है, मैं जो बोलूं। नहीं, देखिए, एक दौर तो था इस देश में कैबिनेट के निर्णय फाड़े जाते थे। नहीं तो फिर जब कैबिनेट के निर्णय, सुप्रिया जी, जब कैबिनेट के निर्णय, बीच में मत बोलिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। आपने चपरासी बोला तो मेरा काउंटर सवाल है। आपने मंत्रियों को नहीं, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ सुप्रिया जी। लेकिन आप क्यों दिक्कत हो रही है? मेरे को दिक्कत, मेरा सवाल है मैडम। नहीं, दिक्कत नहीं है, सवाल है। सवाल से आपको दिक्कत मुझे तो नहीं लगता होगी। सवाल से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैडम, मेरा बड़ा हम्बल सवाल है। आप कह रहे हैं कि आज के दौर में मंत्री चपरासी हैं, लेकिन जिस दौर में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया जाता था, उस दौर में क्या थे वो लोग? उनको क्या संज्ञा देंगे आप? मैं उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिटी से आपको 2 और जवाब दे रही हूं। जी जी, आज की तारीख में सरकार के किसी मंत्री की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। अपना पीएस नहीं नियुक्त कर सकते हैं मंत्री। फाइल पर साइन करना तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं टॉप
में से एक सीईओ के साथ बैठी थी और उसने कहा वित्त मंत्रालय जाओ, तो वो कहते भैया सामने चले जाओ साउथ ब्लॉक, वहां पे कराओ, हमारे बस की कोई बात नहीं है। ये बातें मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रही हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और आजकल और मैं और भी एक और बात कहती हूं, आपको किसी सीईओ ने क्या बोला होगा मेरी, लेकिन आज जो आपकी वो जानकारी है जो आप जानकारी दे सकती। मेरा सवाल तो बड़ा सरल था ना मैडम, मेरा तो सवाल बहुत सरल था। आपसे मैं तो बहुत इत्मीनान से सवाल पूछ रहा हूँ। आप अभी के मंत्रियों को चपरासी कह रही है, तो उस दौर में मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे जब ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था और नॉनसेंस कह दिया? नहीं, मैं अभी आगे, अभी मेरी बात अधूरी रह गई, आप बीच में मैं कृपा करके आपसे कह रही हूं, जितने लय से सबको बोलने देते हैं मुझे भी बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं तो एक और तीखी बात कहने जा रही हूं। आज की तारीख में ज्यादातर न्यूज रूम पीएमओ का चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चला रहा है। कौन एडिटर न्यूज रूम चला रहा है आज का? नहीं, पता नहीं कौन से न्यूज रूम की आप बात कर रहे हैं। ना देख सेकंड, ना मैडम रुकना पड़ेगा, अब मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं एक सेकंड, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस न्यूज रूम की बात कर रहे हैं, किस दौर की आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक दौर तो ऐसा था, हमें पता है कि कुछ पत्रकार मंत्री बनाते थे, लेकिन अब आपको पीएमओ में कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता आना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने ये बात कही है, तो मेरा तो सवाल ये है कि जब मंत्री बनाते थे तो कौन से चपरासी थे वो? जो ऑर्डिनेंस फाड़ा गया वो प्रधानमंत्री और मंत्री कौन से चपरासी थे? ओके, होल्ड ऑन संजू वर्मा जी, होल्ड ऑन 20 सेकंड। सुप्रिया जी 20 सेकंड दिए आपको। मुझे तो नहीं लगता मैंने किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, आप व्यथित ना हो। आपने मुझसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछा था, पहले उसका पॉलिटिकल जवाब सुन लीजिए। हाँ, तो पॉलिटिकल जवाब दीजिए। जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे, उसी लेफ्ट के साथ मंत्री बन के शामिल थे। जिस पीडीपी के मैनिफेस्टो में था सेल्फ रूल, उसके साथ गलबैया करके सरकार चलाते थे ये लोग। तो जितनी अवसरवादिता भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में दिखाई है, उतनी किसने दिखाई है? आज वो गुपकर गैंग हो गया है। दिक्कत की बात यह है कि जो इनको व्यथित और विकृत करता है वो है समूचा लोकतंत्र। संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही है जी। एक साथ खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि जेपीसी होनी चाहिए जी। तो वो जेपीसी क्यों नहीं बनाते हैं? शरद राव पवार लोकतंत्र में जितनी जगह आपकी है उतनी विपक्ष की भी है। जी एक सेकंड, डॉक्टर अजय लोग, कहाँ है जेपीसी? ओके, डॉक्टर अजय लोग रिस्पॉन्ड। आप जबरदस्ती व्यथित हुए जा रहे हैं। शार्प रिस्पॉन्ड। आज नीतीश कुमार मिलने आए थे, आज नीतीश कुमार मिलने गए थे सुप्रिया जी। राहुल जी को पूछना चाहिए था जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनसे जब पत्रकारों ने पूछा था तो नीतीश जी ने साफ साफ कहा था कि मामले को तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, कोर्ट वाले मामले में हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं। तो शरद पवार के अलावा नीतीश कुमार भी हैं, तो उनसे क्यों नहीं पूछा राहुल गांधी ने कि जेपीसी पे समर्थन नहीं दिया? अमीश जी, ये देश को बरगलाने का काम मत करिए। व्यर्थ की बात, इस समय आप देश व्यर्थ की बात नीतीश का बयान है, नीतीश जी का बयान है। 1 मिनट आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे नहीं बोल रहा। डॉक्टर अजय लोग 25 मिनट से किसी के बीच में नहीं बोले, वो अपनी बात को रख ले 40 सेकंड के लिए, फिर सुप्रिया जी आप बोल लीजिएगा। राहुल गांधी ने पूछ लिया। ओके, ऐतिहासिक दिन बता रहे थे ना राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए था नीतीश जी से आज कि आपने जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया खुलेआम। उन्होंने कहा था ये मामला तो कोर्ट में, अब कोर्ट के मामले को हम थोड़ी ना देखते हैं, ये बयान है उनका। उस तो राहुल गांधी ने नहीं पूछा, शरद पवार ने बोला तो शरद पवार को आप नहीं पूछेंगे। बाकी के लिए जेपीसी अडानी मुद्दे पर शरद पवार आपसे हट गए, आप नहीं पूछेंगे। एक सेकंड, सुप्रिया जी, वो 32 मिनट कुछ नहीं बोले, उनको आप 40 सेकंड बात रखने दीजिएगा। फिर चालू हो गई। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि बदतमीजी करने से डिबेट में कोई मजबूत नहीं हो जाता है। शुरुआत इन्होंने ट्रोल से की, पहले उनसे बीजेपी प्रवक्ता से उलझी, अब मुझसे उलझ रही हैं क्या ये भाई? ये अपने आप को साबित क्या करना चाहती हैं? जहां तक रही ट्रोल करने की बात, तो कोई यहाँ पे तो पीए के वही ट्रोल करता है, और तो और पीए को भी लोग ट्रोल करने लगते हैं, पीएस को ट्रोल करने लगते हैं। दूसरों के घर में झांकने की जिसकी बीमारी हो उसको आप मना कहां से करेंगे? ये तो मुझे भी ट्रोल करती हैं, तो इनको मैं क्या बोलूं, इनको क्या जवाब दूं? इनसे मैं उलझना नहीं चाहता। ये कांग्रेस की उन प्रवक्ताओं में से है कि जब जाके बोलती हैं कांग्रेस के बहुत सारे वोट बढ़ जाते हैं, 1 लाख वोट पर डिबेट बढ़ता है इनके बोलने से। तो ये बोलते रहे, अच्छा है, ऐसे ऐसे बोली निकालेंगी तो बहुत अच्छा बात रहेगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहे।
नवल किशोर हाथ खड़ा कर रहे हैं। कोशिश की है, प्रोफेसर नवल किशोर केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। आपने खुद बोला लालू जी के बारे में क्या बोलते थे, लेकिन पुरानी ये तस्वीरें आई है अरविंद केजरीवाल विद तेजस्वी यादव एंड नीतीश कुमार, राघव चड्डा, संजय सिंह साथ में खड़े हुए हैं। एक सेकंड सुप्रिया, प्रोफेसर नवल किशोर 40 सेकंड सर, 40 सेकंड, देन आई एम कमिंग टू यू संजू एंड सुप्रिया जी आई एम कमिंग टू यू। प्रोफेसर एक सेकंड मैडम, देखिए भरपूर मैं प्रोफेसर साहब। अमीश जी, मुझे लगता है कि आपकी ऐसी मंशा नहीं है कि कोई सकारात्मक बात हो। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक दूसरे एंकर भिड़ रहे हैं और आप उस तरह का मंच तैयार कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर कोई दो विपक्षी दल एक दूसरे से मिल रहा है और वह देश के मुद्दे पे मिल रहा है, राजनीति के मुद्दे पे मिल रहा है, तो आप उन बातों को, उन चीजों को उठाकर क्यों लाना चाहते हैं? आपसे उन्होंने पूछा तो उनको मालूम नहीं है कौन किसके विषय में क्या कहा है? वो उनको मालूम नहीं है कि आप याद दिलाकर उनके बीच में लड़ाना चाहते हैं? ये कौन सा पत्रकारिता है सर? अमीश देवगन जी, कम से कम आप जब डिबेट करते हैं तो कुछ निकालिए ना उससे। आप क्यों लोगों को लड़ाना चाहते हैं? आप भी वही देख, सुन लीजिए, मुझे बहुत कम मौका दिया, बहुत धन्यवाद। इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि आप चाहते ही हैं कि वही बात बोला जाए जिससे अजय आलोक को परेशानी हो या संजू वर्मा को परेशानी। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि विपक्षी दल का काम है सरकार से सवाल पूछना, और सरकार से सवाल पूछती रही है पिछले 9 साल में। उसके जवाब में सरकार क्या किया है वो ऐतिहासिक है, और यही कारण है कि ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है। सरकार क्या कर रही है? अगर उनसे प्रोफेसर साहब देखिए, मैं सुप्रिया जी लगातार बोल रही थी, मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ, उसके बीच में मैं आपके पास आया। मेरी मंशा है मैं सबसे संवाद करूं, आपसे कम हो पाया, उसके लिए मैं माफी भी मांग लेता हूं आपसे। मुझे संजू जी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन संजू जी होल्ड ऑन, मैं आपको मौका दूंगा, शांत रहिए आप। ओके, लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरी मंशा किसी को लड़ने लड़ाने की नहीं है। प्रोफेसर साहब को दिखाइए स्क्रीन पे, मेरी मंशा किसी को लड़ने लड़ाने की नहीं है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो, आपके संबंध बहुत गहरे बने, मेरी आपको शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन खबर बताना तो मेरा काम है। मैं तो सिर्फ काल का चक्र बता रहा था। इतिहास में ऐसा क्या है जिससे परेशानी हो जाती है? क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल लालू यादव को क्या कुछ कहते थे, मैं सब कुछ अगर बोलूंगा तो बड़ा लंबा वक्त चला जाएगा, इसीलिए मैंने याद कराया। ये कहते थे मैं कभी मिलूंगा नहीं लालू यादव से, उसके परिवार से कभी मिलूंगा नहीं, लेकिन आज ये काल का चक्र है कि ये मिल रहे हैं, ये उसी शरद राव पवार से भी मिल रहे हैं। पॉइंट ये है मेरा सर। देखिए, अरे अमीश देवगन जी, मैं तो चाहता हूं कि आपके और मेरे भी संबंध ऐसे हो कि कम से कम ढंग से और सकारात्मक बात हो सके, इसीलिए मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं। नहीं तो चैनल पे आना मजबूरी तो है नहीं, बिल्कुल, और नहीं मेरी कमजोरी है। जिनकी होगी उनकी हो सकती है, मैं तो सिर्फ आया हूं इसलिए कि कुछ बात ढंग की जाए। और मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि अगर हम लोग मिल रहे हैं तो इससे मोदी जी को परेशानी हो सकती है, भाजपा को परेशानी हो सकती है, उनके सहयोगी संगठन जो उनको समस्या हो सकती है। सर यू मेड योर पॉइंट, ओके। संजू वर्मा वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, देन सुप्रिया जी आई एम कमिंग टू यू, क्योंकि आप ही के पार्टनर है, काफी देर आरजेडी काफी देर से चर्चा में नहीं आई थी, दैट इज वाई मुझे लेके आना पड़ा। संजू वर्मा, सॉरी आपके पास में समय लग गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो की बात सुप्रिया जी ने बोली, उसके बाद प्रोफेसर नवल किशोर ने बोली, योर टेक? बोलिए संजू जी। संजू जी बोलिए। अमीश जी, पहली बात तो ये कह दूं कि बार बार यहां पर बैठकर जो जेपीसी की दुहाई लगती है, 1987 में बोफोर्स की जेपीसी लगी थी, फिर 1989 में 1992 के आसपास हर्षद मेहता स्कैम को लेकर जेपीसी लगी थी, 2001 में जेपीसी लगी थी केतन पारेख स्कैम को लेकर, 2011 में कोल स्कैम को लेकर जेपीसी लगी थी। आज तक 5 बार जेपीसी का गठन हुआ है, पर किसी भी जेपीसी कमिटी ने कोई भी फैसला नहीं दिया जिससे कि जो आरोपी हैं उनको खींचकर यहां लाया जाए और सजा मिले। हम सबको पता है कि ओटावियो कोटरोची जेपीसी के गठन के बावजूद भारत से भाग खड़े हुए और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। यहां पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठकर बीजेपी को भाषण दे रही थी, राजस्थान की बात करते हैं।
आप लोग बैठकर कहते हैं कि मोदी सरकार के चलते लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? राजस्थान में आपके मंत्री के बेटे दीपक मीना पर बलात्कार का आरोप नहीं, बलात्कार का की वो सजा काट रहे हैं, कॉन्विक्ट हैं, पर आज तक कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के मुंह से मैंने दीपक मीना को कंडेम करते हुए नहीं सुना। और एक बात याद दिला दूं, मेरा एक महिला होते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनवरी 2022 में एक 14 साल की लड़की का अलवर में सामूहिक बलात्कार हुआ था। प्रियंका वड्रा उस वक्त रणथंभौर में छुट्टियां मना रही थी। अलवर और रणथंभौर के बीच में कितना रास्ता है? 200 किलोमीटर भी नहीं। रणथंभौर में क्यों, रणथंभौर छोड़कर, अपनी छुट्टियां छोड़कर प्रियंका वड्रा अलवर क्यों नहीं पहुंची? तीसरी और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं तो मुझे ये लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे हैं जून 2022 में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए जी कांग्रेस की प्रवक्ता का रुख करता हूं मैं। 2002 के गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था। देयर वाज नो। संजू जी, अब आपने अपनी बात को बोला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नरेंद्र मोदी ने संजू जी आपने अपनी बात को बोला। कांग्रेस ने इनके जयराम रमेश, इनके अजय माकन और इनके जितने भी चरण चुंबक हैं, जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और टीस्टा सेटलवाड़ के समर्थन में झंडे गाड़ रहे थे। आप जो कि टीस्टा सेटलवाड़ पर तालियां बजाते हो, आप अडानी को 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में देते हो, 40,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सुप्रिया कह रही है कि और फिर यहाँ पर दोगला। एक सेकेंड, अब आपने अपनी बात को रख लिया। ओके, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। मैं देखिए, मेरा निवेदन है कि जो टाइम लिमिट हो उसको फॉलो करें। ओके सुप्रिया जी, जवाब। जितना उनको बोलने का मौका दिया बिना टोक टाक किए उतना मुझे भी दीजिएगा। ये आशा और विश्वास है मुझे आप पर कि आप इतना अपना धर्म निभा पाएंगे। मैं दो ही बातें बोलना चाहती हूं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 75 साल में पहली बार विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष उतर के आ जाता है वेल में कि सदन ना चल पाए। 75 साल में पहली बार विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को आप रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से मैच फिक्सिंग कर निरस्त करते हैं उनकी सदस्यता लोकसभा से, क्योंकि वो अडानी पर ना बोल पाए। दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, कुछ छुपाने को नहीं तो बनाइए एक ना जेपीसी से भाग क्यों रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे छुपना, बरगलाना देश को बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो ये नहीं बता पाएंगे कि 20,000 करोड़ बेनामी किसके हैं, 38 शेल कंपनीज किसकी हैं। वो ये नहीं बताएंगे 82 गुना स्टॉक ओवर वैल्यूएशन कैसे हुआ। वो ये नहीं बताएंगे कि हीरे का जो डीआरआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अडानी के खिलाफ, उसका क्या हो रहा है। सेबी, आरबीआई, इरडा, ईडी, सीबीआई चुप क्यों बैठी हैं? ये विपक्षियों क्या जाएंगी या अडानी क्या नहीं जाएंगी? क्योंकि संयम है कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी का वरद हस्त है अडानी पर, सारी सरकार ट्रोल बन जाएगी। सारी सरकार, कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये अडानी के प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। तो अडानी संजू 10 सेकंड और, संजू वर्मा 10 सेकंड और, संजू जी 10 सेकंड और, सुप्रिया को दिखाइए 20 सेकंड के लिए, रुकिए प्लीज। सुप्रिया की बात तो ऐसी है कि अमित शाह एनकाउंटर में, हत्या के मामले में और स्नूपिंग पर बेल में थे। क्या? नहीं, एक सेकंड। अमित शाह किस हत्या के मामले में? सोराबुद्दीन ना, इसमें फैक्चुअल बात करनी पड़ेगी सुप्रिया जी। सोराबुद्दीन का एनकाउंटर मैं फॉलो कर रहा था। सोराबुद्दीन एक आतंकवादी के एनकाउंटर में पहली बार था कोई देश का, राज्य का गृह मंत्री जिसको जेल में डाला गया। और अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि आप मोदी का नाम लेने के लिए मजबूर करते थे उनको, और कोर्ट ने और सुनिए, और कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और बोला पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था अमित शाह का। ये फैक्ट है, ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है, ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रिया जी। कोर्ट ने क्या कह के केस को निरस्त कर दिया? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। आप पढ़ के देखिए, जजमेंट को पढ़ के देखिए। सोराबुद्दीन एनकाउंटर जिसके पास AK-47 एक नहीं 100 निकली थी, 100 AK-47 निकली थी। उस एक आतंकी को मारने के ऊपर किसी के गृह मंत्री पर केस हो गया। इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा क्या होगा? दूसरा इशरत जहां, लेकिन विषय इशरत जहां नहीं है, सोराबुद्दीन नहीं है। अमित शाह को फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद अमित शाह को वापस कोर्ट ने क्या बोला वो सभी फैक्ट है, लेकिन दैट इज नॉट द मैटर। लेकिन आपने एक चपरासी वाली बात बोली थी। एक सेकंड सुप्रिया जी, होल्ड ऑन अप। ओके सुप्रिया जी,
चरण चुंबक आप कर रहे हैं। नहीं, चरण चुंबक नहीं, फैक्ट बता रहा हूं मैं। चरण चुंबक वो होती है जिसे फैक्ट नहीं बताया जाता। एक सेकंड, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। ये शब्द बोलने आप बोलिए। सिंगल विंडो दिखाकर सिंगल विंडो नहीं, पॉइंट बस बोल रहा हूं मैं। ये फैक्ट है कि कोर्ट ने महिला की बहुत बातें सुनी है। मेरी कोर्ट ने एक सेकंड सुप्रिया जी, कोर्ट ने एक सेकंड संजू वर्मा होल्ड ऑन। सुप्रिया जी, कोर्ट ने अमित शाह के मामले में क्या जजमेंट दी वो पढ़ लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरा निवेदन है। संजू वर्मा, जनता ने तहस नहस कर दिया 2019 में, तुम्हारे पप्पू को जनता तहस नहस कर देगी 2024 में। पप्पू आप ये शब्द ना बोले ना सुप्रिया। ओके संजू वर्मा, ये शब्द ना बोले, क्यों बोल रहे हैं पप्पू? के मंत्रियों को चपरासी कहती है तो सुप्रिया श्रीनेत को आईना दिखाने की जरूरत है। जो एक मशहूर कहावत है ना, ताउम्र गालिब मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। सुप्रिया श्रीनेत, अपने चेहरे पर लगी धूल और गंदगी को हटाइए, आईना देखिए, आपको बदसूरती मिलेगी और आपको हारी हुई पार्टी मिलेगी। मेरा आवाज कोई वजूद नहीं है राजनीतिक तौर पर। 2024 आपकी आवाज खुली हुई है सुप्रिया जी, ये सब सुनाई दे रहा है, शर्म आनी चाहिए। आप जैसे प्रवक्ता होंगे तो जितनी बार आप टीवी पर आओगे कांग्रेस पार्टी 1000 वोट हारेगी। गलत आप कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं ना, सिंगल विंडो पर ज्ञान दे रहे हैं और हीरो बन रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। अगर इतनी हिम्मत है तो जो मैंने कहा है डबल विंडो पर मेरे साथ बात करिए। सिंगल विंडो को अपनी काट के ज्ञान देते हैं, उसके बाद इस औरत को बिठाकर ज्ञान दे रहे हैं। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? मैंने जो कहा सुप्रिया चलिए टू विंडो में बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए अमित शाह के केस पे, अमित शाह के सुप्रिया जी अभी आप एक सेकंड, अभी आप 3 विंडो पे हैं, अभी आप 2 विंडो पे हैं। देखिए आप टेलीविजन में काम कर चुकी है तो विंडो का ज्ञान आपको होगा। लेकिन एक सेकंड, आप बार बार बोल रही हैं कि मेरे को एक सेकंड मैडम सुनना पड़ेगा। सिंगल विंडो काट एक सेकंड, सिंगल विंडो नहीं मैडम, आप फैक्चुअल एक सेकंड आप फैक्चुअल बात लेके आइए। आप मुझे बताइए कोर्ट का निर्णय क्या था? ओके सुप्रिया, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट। सुप्रिया जी, लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट पे बात करते हैं। कोर्ट का निर्णय क्या था अमित शाह के सोहराबुद्दीन केस में, जिस केस का आपने जिक्र किया? लेट्स कम ऑन दैट। क्या था कोर्ट का निर्णय? अमीश देवगन, नो अमीश सोहराबुद्दीन शेख कौन था? सबसे पहले तो मैं इस पूरे देश के सामने ये कहना चाहती हूं कि मैं ये गेम समझती हूं। अगर आप एंकर हैं और हर बार आपके शो में मैंने देखा है आप सिंगल विंडो काटकर ज्ञान देते हैं अपनी तेज आवाज से। आप भी सिंगल विंडो में रहिए। सिंगल विंडो इज नॉट टॉपिक ऑफ डिबेट सुप्रिया। चाहते हैं आप डबल विंडो पे करिए। डबल विंडो में बोल रही है आप लगातार पिछले 3 मिनट से। लेकिन आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, सोहराबुद्दीन कौन था? सोहराबुद्दीन कौन था? कौन था? मैं तो आराम से पूछ रहा हूं, कौन था सोहराबुद्दीन? परेशान क्यों हो जाते हैं? अमीश देवगन एक मिनट। अमीश देवगन, आप अमित शाह से डरते होंगे, मैं रत्ती भर नहीं डरती हूं। अमित शाह को इस देश के कोर्ट ने तड़ी पार घोषित पता नहीं आप लोगों को क्यों डरने और डराने की बात लगती है। स्नूपिंग के चार्जेस मुझे तो लगता नहीं आप लोगों को क्यों डरने और डराने की बात लगती है। ओके यू मेड योर पॉइंट नाउ। ओके यू मेड योर पॉइंट। संजू वर्मा लास्ट 10 सेकंड। संजू वर्मा लास्ट 10 सेकंड। लेकिन पता नहीं डरने और डराने की बात क्यों कांग्रेस पार्टी की वक्ता कर रही है। चाहती हूं जी बोलिए अमीश जी बोलिए 10 सेकंड। अमीश जी बोलिए 10 सेकंड बोलिए मैडम आप। अमीश जी, यहां बैठकर सुप्रिया श्रीनेत ने जिस घटिया अंदाज में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बयान किया है, मैं उसका कड़े शब्दों में खंडन करते हुए यह बता दूं कि सोहराबुद्दीन की मौत हुई थी 2005 के आसपास और 2016 में सीबीआई कोर्ट के एनबी गोसावी जो जज हैं, उन्होंने अमित शाह को क्लीन चिट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब वक्त है आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी का और यह खबर इतनी बड़ी है और दिलचस्प है कि हर भारतीय का सीना जो है वो गर्व से 56 इंच का हो जाना तय है। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू। बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। हालांकि मीका सिंह के ये शब्द कुछ लोगों के सीने पर सांप की तरह लौट रहे होंगे, लेकिन सत्य और तथ्य
यह है कि भारत के उभरते हुए और भारत की ओंकार अब पूरी दुनिया सुन रही है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, यानी बात सिर्फ कतर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत ने 18 देशों को भारतीय रुपए में लेन देन की इजाजत दे दी है। इसमें रशिया, सिंगापुर, जर्मनी, इजराइल, मलेशिया, ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े देश शामिल हैं। इतना ही नहीं, दुबई एयरपोर्ट जैसे दुनिया के कई बड़े हवाई अड्डों पर अब आप बिना करेंसी एक्सचेंज किए भारतीय रुपए में खरीदारी कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट की कदर भी आज दुनिया में काफी बढ़ गई है। विदेशों में भारतीय नागरिकों को सम्मान के साथ देखा जाता है। हालांकि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री दिल्ली आई, उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक साख जो है वो बहुत बढ़ गई है और भारत ही असल मायनों में विश्व गुरु के समान है। भारत के रिच कल्चर हेरिटेज का लोहा दुनिया खूब अब मान रही है। ऑस्कर में फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को अवार्ड मिला, ये सबने देखा, लेकिन अब दुनिया भारतीय धुनों पर जमकर थिरक भी रही है। भारतीय संगीत दूरियां कम कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। नमस्कार।